ब्रेन एन्यूरिज्म एक प्रकार का खून की नसों का छाला है। ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके पीछे बहुत सी डायनेमिक की थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता है वो ये है कि वो ब्रेन के अंदर जो खून की नसें जा रही हैं, अगर उस खून की नस की जो दीवार है या जिसको वॉल बोलते हैं, वो अगर कमज़ोर पड़ जाए तो वहाँ पे गुब्बारे की तरह वो फूल जाती है। वो फूलने के बाद फट भी जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक भी हो जाता है। ब्रेन एन्यूरिज्म के कारण काफ़ी हैं, जिसमें से एक मेन कारण कहा जाता है कि कुदरती तौर पे जो खून की नस जब मस्तिष्क में दौड़ रही होती है तो अपनी जगह जाने के लिए वो घुमावदार मोड़ लेती है या टर्न लेती है। तो वहाँ उस टर्न पे कंटिन्यूसली दिल के धड़कने के साथ खून का फ्लो उस पर प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आउट पॉचिंग होती है या वहाँ की दीवार कमज़ोर पड़ती है। तो किन व्यक्तियों में ये ज़्यादा हो सकता है? जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उन व्यक्तियों में ज़्यादा एन्यूरिज्म होता है। फिर पाया गया है उन व्यक्तियों में जिनमें एक पर्टिकुलर नाम की डिजीज़ है, जिसमें मोस्ट कॉमनली एक हम लोग मानते हैं किसी को स्प्लीन में या किडनी में भी एन्यूरिज्म है, जिसकी वजह से ब्रेन में भी एन्यूरिज्म हम लोग को मिल सकता है। तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से मरीजों में एन्यूरिज्म बन जाता है। ब्रेन एन्यूरिज्म का लक्षण एज सच बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर ब्रेन एन्यूरिज्म फटा नहीं है तो मरीज़ को कोई लक्षण नहीं होता है। मरीज़ एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जीता रहता है। उसको लक्षण तभी होता है जब वो फटता है। अगर ज़्यादातर एन्यूरिज्म किसी भी व्यक्ति को है, पता पहले से करना मुश्किल होता है। या तो उसकी इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है या तो तभी पता चलता है जब वो एन्यूरिज्म फट जाता है। तो फटने पे जैसे ही मरीज़ को सर में दर्द है, वो मरीज़ बोलता है कि ये जीवन का सबसे खतरनाक और बहुत ही तीव्र वाला सर का दर्द है, जिसकी वजह से मरीज़ को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं तुरंत सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में हम लोग को आभास हो जाता है कि एन्यूरिज्म है कि नहीं। अगर है तो फिर उसके हिसाब से बाकी के इन्वेस्टिगेशन करा के मरीज़ का इलाज चालू करना चाहिए। ब्रेन एन्यूरिज्म का खतरा उन व्यक्तियों को ज़्यादा रहता है जिनका ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल्ड नहीं है। ये शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सिर्फ ब्लड प्रेशर होना एन्यूरिज्म का कारण नहीं है, बहुत से और दूसरे कारण भी हैं। और ब्लड प्रेशर अगर है भी और मरीज़ अपना सही ढंग से इलाज कराता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो एन्यूरिज्म का पनपना नहीं होता है। फिर विभिन्न प्रकार के एन्यूरिज्म हैं, जिसमें से एक हम लोग माइकोटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं कि अगर उसको फंगल इन्फेक्शन उसकी खून की नसों में हो जाए जो मस्तिष्क को खून सप्लाई करती हैं, तो भी एक प्रकार का एन्यूरिज्म हो जाता है। उसी प्रकार से एक स्यूडो एन्यूरिज्म हम लोग बोलते हैं। स्यूडो एन्यूरिज्म इसलिए हो जाता है कि अगर कहीं पर किसी को चोट लगे और वहाँ की हड्डी ने हल्की सी खून की नस की दीवार में चोट लगा दी, लेकिन उस चोट से खून की नस फटे ना, सिर्फ हल्की सी चोट लगे, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी आउट पॉचिंग या फूल जाता है वहाँ की वेसल, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है। ये ज़्यादातर मिडिल एज या ओल्ड एज में पाई जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी भी जो हमारी खून की नसें होती हैं उनकी कम हो जाती है। बहुत रेयरली पाया गया है कि किसी को जेनेटिकली या कोई कंजेनाइटल डिजीज़ हो जिसकी वजह से एन्यूरिज्म पाया जाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है एन्यूरिज्म बनने का। एन्यूरिज्म की जटिलताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर एन्यूरिज्म फट जाता है और मरीज़ को मस्तिष्क में खून का रिसाव हो जाता है, तो अगर सही समय पे उसको नहीं बंद किया गया या नहीं रोका गया तो मरीज़ की जान जाने की संभावना अत्यधिक होती है। इसमें यहाँ तक पाया गया है कि 100 में से 90 मरीज जीवित नहीं बचते हैं अगर सही समय पे उनका इलाज किया ना जाए। तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका सही समय पे इलाज करना बहुत अनिवार्य होता है, वरना मरीज़ अपनी हाथों से जान गंवा सकता है। फिर फटने के बाद, क्योंकि अगर मस्तिष्क में ज़्यादा खून का रिसाव हो गया है तो उस खून के रिसाव की वजह से काफ़ी जटिलताएं
मरीज के मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि अगर खून का रिसाव इस हद तक हुआ है कि उसके सारे सब अरेक्नॉइड स्पेस में खून भर गया है, तो उसका जो नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम है CSF का, वो ख़राब हो जाएगा। मरीज़ को आगे चल के मस्तिष्क में पानी भरने लगेगा, जिसका एक दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ या इलाज बहुत डिले हो गया, तो मरीज़ की सिम्टम्स हैं उसमें बेहोशी भी है कि मरीज़ बेहोश ही रहता है और वो होश में ही नहीं आता है। दूसरा, अगर होश में है तो मरीज़ को अत्यधिक सर में दर्द हो सकता है। वो ऐसा सर का दर्द बताता है कि कहता है कि जीवन का पहली बार इतना तीव्र स्थिति में मुझे दर्द हुआ है। दूसरा, जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें इंजरी हो सकती है। जैसे बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि आँख ना बंद होना या आँख बंद हो जाए खुलना ना, या विभिन्न प्रकार की जो हमारे मस्तिष्क से नसें निकलती हैं और हमारे फेस को सप्लाई करती हैं, उनमें भी गड़बड़ी आ सकती है। एन्यूरिज्म के डायग्नोसिस के लिए जो हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, उसे हम लोग डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी बोलते हैं, जो कि यूजुअली हम लोग की कैथ लैब या न्यूरो लैब में होता है, जिसमें हम लोग पैर के ज़रिए, पैर की खून की नस के ज़रिए मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, डाई डालते हैं और देखते हैं कि एन्यूरिज्म कहाँ है। लेकिन ये हर सेंटर में उपलब्ध नहीं होता है और हर डॉक्टर इसको करता भी नहीं है। तो इसकी वजह से कि जो अदर इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करा सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं आसानी से, वो एक CT एंजियोग्राफी है जो सेकेंड टू DSA है। CT एंजियोग्राफी भी अगर अवेलेबल नहीं है या किसी प्रकार से या किसी वर्ष हम मरीज़ को डाई नहीं दे सकते हैं, तो उसकी वजह से हम MRI कराते हैं। MRI एंजियोग्राफी भी कराई जा सकती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मरीज़ को एन्यूरिज्म है या फटा है। इसका इलाज 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है एक सर्जरी। सर्जरी करके हम लोग ढूंढते हैं कि वो खून का छाला या एन्यूरिज्म कहाँ पे है। जिस मस्तिष्क के भाग में है उस हिसाब से हम लोग सर्जरी करते हैं। अगर वो मस्तिष्क के आगे के भाग में है तो हम लोग आगे की सर्जरी करते हैं, जिसे हम लोग टीरियोनल क्रेनेटोमी बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम खून की नस को पहचानते हैं, एन्यूरिज्म तक पहुँचते हैं, फिर उसकी क्लिपिंग करते हैं। क्लिपिंग भी एक जटिल प्रोसीजर है जिसमें ज़्यादातर मरीज़ को रिस्क रहता है, जिसमें क्लिपिंग करने के बाद कहीं खून की नस पूरी ना बंद हो जाए। हमें सिर्फ इतनी क्लिपिंग करनी है कि सिर्फ छाले पे ही क्लिप लगे। तो ये एक जटिल प्रोसीजर है जिसे हम लोग बखूबी करते हैं, और अगर ठीक से ये प्रोसीजर हो जाए तो मरीज़ को भी आराम मिल जाता है और हमेशा के लिए इस बीमारी से उसको छुटकारा मिल जाता है। दूसरा प्रोसीजर है जिसे हम लोग कॉइलिंग बोलते हैं। कॉइलिंग का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम DSA करते हैं मरीज़ की जांच के लिए, उसी का ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें हम लोग DSA के बाद मरीज़ की खून की नस के ज़रिए तार ले जाके एन्यूरिज्म तक पहुंचते हैं और एन्यूरिज्म को ब्लॉक करते हैं कॉइल के ज़रिए। कॉइल एक धातु से बना होता है जिसे हम लोग यूजुअली प्लैटिनम बोलते हैं या टाइटेनियम कॉइल्स होती हैं। ये हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं और वो डाल के उस छाले को बंद कर देता है। फिर वहाँ से खून का रिसाव या फटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये दोनों प्रकार की सर्जरी उपलब्ध होती हैं और ये दोनों ही हम लोग करते हैं। एन्यूरिज्म से बचाव का ज़रिया एक ही है कि आप स्वस्थ रहिए, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल करके रखिए। मरीज़ को अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसको सर में दर्द या किसी शरीर के अंग में कमज़ोरी महसूस हो रही है या कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो पहले नहीं थे सडनली आए हैं, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के पुष्टि करनी चाहिए कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है। ये बीमारी जानलेवा ही होती है। ये बीमारी अगर सही समय पे नहीं ट्रीट की गई, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि ये एन्यूरिज्म अगर रप्चर होता है या फटता है और उसका इलाज ना किया जाए तो 100 में से 90 लोगों की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी से। तो बेहतर यही रहता है कि हम लोग सही समय पे इसका इलाज करें, टाइमली सही अस्पताल और सही डॉक्टर के पास पहुँचें, तो जिससे हम काफ़ी मरीजों की जान बचा सकते हैं।